So good morning all. Good morning. Jai Hind. Jai Hind Shelly. Jai Hind Amit ji. Jai Hind. Good morning. So good morning all. Good morning. Jai Hind. I hope each one of you are doing great. Good morning शिवम जी. Good morning. तो भाई जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि वॉइस और वीडियो क्लियर है. बताइए भाई कमेंट सेक्शन में वॉइस और वीडियो क्लियर है या नहीं. जय हिंद जानवी जी. जय हिंद. गुड मॉर्निंग. बताइए भाई कमेंट सेक्शन में बताइएगा वॉइस क्लियर है. अच्छा सब क्लियर है. चलिए चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. अब देखिए सेशन शुरू करने से पहले मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि मैं आपने अगर देखी होंगी क्लासेस, मैंने पिछली कम से कम 7-8 क्लासेस में रोज एक बात कहता हूं कि ये पार्लियामेंट सबसे जरूरी टॉपिक है. ठीक. आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बता दीजिए कि अभी तक जो भी आप लोगों ने पढ़ा है पार्लियामेंट में उसमें कोई भी आपको डाउट है किसी भी प्रकार का तो प्लीज मुझे बताइए. बताइए किसी भी प्रकार का कोई डाउट पार्लियामेंट के इस टॉपिक में हो प्लीज मुझे बताइए. बताओ भाई कोई डाउट. क्योंकि पार्लियामेंट में ना मैंने आपको बहुत बारीक बारीक चीजें बताई हैं. ठीक है. तो इसमें ना कोई डाउट अगर किसी भी प्रकार का है तो आप, क्योंकि ये टॉपिक मैं आपको गारंटी दे रहा हूं अगर ये टॉपिक आपका समझ आ गया आपको, ठीक है, तो इस टॉपिक में ना मतलब ये वो टॉपिक है अगर आपको समझ आ गया इससे एनडीए के पेपर में, ठीक है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि कम से कम 4 सवाल इसी एक टॉपिक से है. ठीक है. सीडीएस के पेपर में 5 to 6 क्वेश्चंस सिर्फ एक टॉपिक से. ठीक है. तो ये जो चीज है ये आपको मतलब क्लियर हो गई ना. तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि पॉलिटी के ना मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आप लोग एग्जाम में कर दोगे. ठीक है. हाँ जी शिवम जी कोई डाउट हो क्या आप बताइए. लिटिल डाउट जो भी है आपका बताइए. यहां मिस नहीं करना है कुछ भी. ये सबसे जरूरी टॉपिक है. ठीक है. चलो. अब यहां पर अभी तक हमने मेन चीजें जो है ये पढ़ी. ठीक है. और हमने ये देखा कि क्या इसमें एक बेसिक डिफरेंसेस क्या क्या चीजें थी जो अभी तक हमने देखी. ठीक. अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. ठीक है. आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि हमने प्रीवियसली पढ़ा है कि लोकसभा और राज्यसभा में मेजर क्या क्या डिफरेंस है वो हमने पढ़े. ठीक है. अब आप लोग मुझे एक बार दोबारा से कमेंट सेक्शन में बताना कि अगर हम स्टेटस की बात करें. ठीक है. ओके. स्टेटस ऑफ बोथ हाउसेस. ठीक. तो मैंने आपको पिछले टॉपिक्स में एक चीज तो ये बताई कि कौन सी ऐसी बातें हैं जिसमें हम कह सकते हैं लोकसभा के पास ज्यादा पावर है. ठीक है. और कौन सी ऐसी चीजें जिनमें हम कह सकते हैं राज्यसभा के पास ज्यादा पावर है. ठीक. तो यहां बताना हाई स्टेटस ऑफ लोकसभा. ठीक. वर्सेस हाई स्टेटस ऑफ राज्यसभा. ठीक है. कि लोकसभा का हायर स्टेटस और राज्यसभा का हायर स्टेटस कौन सी ऐसी चीजें जहां पर हमें लोकसभा और राज्यसभा की पावर्स देखने को मिलती हैं. आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. आपको बताइए.
कि इनकी अगर हम एक्सक्लूसिव पावर्स की बात करें, ओके, तो अब ये पिछली बार क्या क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में आया था, तो इसलिए इस टॉपिक को मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूं। अब अगर हम बात करें कि हायर स्टेटस ऑफ लोकसभा, पहले लोकसभा के अगर हायर स्टेटस की बात की जाए, ठीक है, तो पहली चीज आप लोग समझेंगे कि पहला हायर स्टेटस कहां है लोकसभा का, सबसे पड़ा है इसकी फाइनेंशियल पावर्स। फाइनेंशियल पावर्स जो है, ठीक है, लोकसभा की फाइनेंशियल पावर्स ज्यादा है, ठीक, कैसे, मनी बिल जो है वो सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है, लोकसभा ही उसे पास कर सकती है। स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है वो ही ये डिसाइड करते हैं कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं, ठीक है। तो पहली चीज जो आती है यहां पर है वो है फाइनेंशियल पावर्स। क्लियर, ठीक है। तो लोकसभा के पास फाइनेंशियल पावर्स है विद रिगार्ड टू मनी बिल, ठीक है, विद रिगार्ड टू, मैंने आपको बताया था, एक्सपेंडिचर आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। और तीसरी चीज हमने देखा बजट। क्लियर, तीसरी चीज हमने देखा बजट। तो इसकी चीज में जो मेन पावर्स है वो इसके पास आई है। क्लियर, ठीक है। और बताओ, और कोई अब आ रही है चीज आपको ध्यान में? हम लोग कहते हैं अकाउंटेबिलिटी। अब सरकार जो है, सरकार की मेन अकाउंटेबिलिटी किसके लिए है? तो आप यहां दूसरी चीज आ गई, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल, वो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल तब तक ही पावर में रह सकता है जब तक उनके पास लोकसभा का कॉन्फिडेंस है, ठीक है। लोकसभा का जब तक बहुमत है उनके पास, लोकसभा का जब तक समर्थन है उनके पास, वो तब तक ही पावर में रह सकते हैं। जैसे ही वो समर्थन खत्म, वो उनकी जो गद्दी है, सीट है, वो भी खत्म। क्लियर, तो एक तो ये मेन चीज है, ठीक है। उसके अलावा हमने एक और कुछ चीजें देखी थी, जैसे एडजर्नमेंट मोशन, ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन, एंड मोशन ऑफ थैंक्स, ठीक है। ये जो तीन इंपॉर्टेंट मोशंस हैं, ये सिर्फ इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं सिर्फ लोकसभा में, और कहीं ये इंट्रोड्यूस नहीं हो सकते, राज्यसभा में इन्हें लाया नहीं जा सकता, ठीक। तो ये भी एक जरूरी चीज हमने देखी, ठीक, क्लियर। तो हमने ये देखा कि हमारे देश में अगर कुछ प्रशासनिक व्यवस्थाओं की बात की जाए तो लोकसभा के पास ज्यादा पावर दी गई है, ठीक। एक और अगर हम देखें तो मेंबर्स आर इलेक्टेड डायरेक्टली। लोकसभा के जो मेंबर्स हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, ठीक है, भारत के लोग उन्हें चुनकर भेजते हैं। क्लियर, राज्यसभा में वो इनडायरेक्ट है। क्लियर, ठीक है। ऐसे ही लोकसभा की जो पावर है, वो जो जॉइंट सिटिंग है पार्लियामेंट की, उसमें भी लोकसभा की पावर है। क्लियर, तो पार्लियामेंट अगर की जब लोक जॉइंट सिटिंग होगी तो उसमें जो स्पीकर ऑफ लोकसभा है वो ही सेशंस को प्रिजाइड ओवर करते हैं। क्लियर, तो ये एक मेन पावर जो है, ठीक है, वो यहां पर रखी गई है। क्लियर, तो यहां पर हाई स्टेटस लोकसभा का इन चीजों में है, ठीक है। और
अगर अब हम राज्यसभा के हायर स्टेटस की बात करें, बता सकते हैं राज्यसभा का किस चीज में हायर स्टेटस है? कोई बता सकता है? कोई स्टूडेंट? हायर स्टेटस ऑफ राज्यसभा। अब देखिए, ये ध्यान से सुनना, क्योंकि ये है जो एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक, इसमें आता है आर्टिकल 249। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 249 ये कहता है कि ओनली राज्यसभा कैन ऑथराइज द पार्लियामेंट टू मेक लॉस अपॉन एनी मैटर इन स्टेट लिस्ट। ठीक है, ये बात समझिएगा क्या है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 249 जो है, ठीक है, वो ये कहता है कि हमारे देश में जो शेड्यूल 7 है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक, वो कहता है कि जितने सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट में हैं, ठीक, उनके ऊपर कानून सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट बनाएगी। ठीक, जितने टॉपिक स्टेट लिस्ट में हैं, उनके ऊपर कानून सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। ठीक, और जो कंकरेंट लिस्ट के टॉपिक हैं, उनके ऊपर स्टेट भी कानून बना सकता है, यूनियन भी कानून बना सकता है। यूनियन मतलब केंद्र सरकार। ठीक, बट आर्टिकल 249 जो है वो ये कहता है कि अगर राज्यसभा ये अलाउ कर दे, ठीक है, और राज्यसभा में एक प्रस्ताव पास कर दे, उस प्रस्ताव को पास करने से वो पार्लियामेंट को ये अधिकार दे सकते हैं कि वो स्टेट लिस्ट के भी किसी टॉपिक के ऊपर कानून बना सकते हैं। ठीक है, स्टेट लिस्ट के जो टॉपिक हैं उनके ऊपर भी कानून बनाया जा सकता है। क्लियर? तो ये यहां पर इसमें डाला गया। ठीक, ओके। अब दूसरी चीज यहां पर आती है, ठीक है, आर्टिकल 312। ओके, देखो ये अलग पावर है। आर्टिकल 312, ठीक है, आर्टिकल 312 कहता है कि राज्यसभा कैन ऑथराइज द पार्लियामेंट, राज्यसभा के पास ये अधिकार है कि राज्यसभा संसद को ये कह सकता है पार्लियामेंट टू क्रिएट एन ऑल इंडिया सर्विस। क्लियर? अब यहां पर आप ये देख सकते हैं, ठीक है, कि इस केस में एक चीज क्या बताई गई कि आर्टिकल 312 में राज्यसभा पार्लियामेंट को ऑथराइज कर सकता है कि वो एक ऑल इंडिया सर्विस को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि ये ऑल इंडिया सर्विस आखिर है क्या? बताओ भाई, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ऑल इंडिया सर्विस का क्या मतलब है और कितनी ऑल इंडिया सर्विसेज अभी तक हैं इंडिया में? ये सवाल का मुझे आज जवाब तो आप लोगों से सुनना पड़ेगा। ये आप लोगों के एग्जाम में एनडीए में तो 50 बार पूछा गया है कि विच अमंग्स दी फॉलोइंग आर ऑल इंडिया सर्विसेज। बताइए। ऑल इंडिया सर्विसेज
बताओ भाई। हाँ जी, बहुत बढ़िया। मिस तुआ जी का मैसेज आ गया, कमेंट आ गया। सर 3 है ऑल इंडिया सर्विस, कौन कौन सी हैं बताओ भाई। कौन कौन सी सर्विसेज को ऑल इंडिया सर्विसेज में डाला जाता है? बताइए भाई। आईएएस, आईए तुआ जी का मैसेज आया है, आईएएस, आईएएस, आईपीएस। अरे भाई, आप तो 3 कहनी थी। बताओ भाई। ऑल इंडिया सर्विस, अब देखिए, अभी तक हमारे देश में 3 ऑल इंडिया सर्विसेज मानी जाती हैं। ठीक, किन्हें माना जाता है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईएएस, ठीक है। इंडियन पुलिस सर्विस, आईपीएस, ठीक। और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, आईएफओएस, ठीक है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, क्लियर। अब काफी लोग पूछेंगे, क्यों सर डिफेंस को क्यों नहीं कहते ऑल इंडिया सर्विस? ठीक है, ये भी सवाल आ सकता है मन में कि डिफेंस को ऑल इंडिया सर्विस क्यों नहीं कह सकते। ठीक, अब यहां पर ध्यान रखिएगा कि ये जो डिफेंस है, ठीक है, या इतनी सर्विसेज है, ठीक है, उन्हें हम क्यों ऑल इंडिया नहीं मानते और सिर्फ इन्हीं 3 सर्विसेज को क्यों ऑल इंडिया सर्विसेज माना जाता है? ठीक, अब आर्टिकल 312 के हिसाब से ये जो क्रिएशन किया जा रहा है ऑल इंडिया सर्विसेज का, ये 3 पैरामीटर, इसमें 3 छोटी छोटी बातों के ऊपर ध्यान दिया गया। पहला, कि ये जो तीनों सर्विसेज हैं, इनका अपॉइंटमेंट, इनका रिक्रूटमेंट, इनकी ट्रेनिंग, ये कौन कराता है? केंद्र सरकार कराती है। ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसी के अधीन इनकी ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट सब कराया जाता है। क्लियर? बट ये जो तीनों सर्विसेज हैं, ये अपने पूरे कार्यकाल में काम करते हैं राज्य सरकार के अधीन। ठीक, तो इन तीनों को ऑल इंडिया सर्विसेज इसलिए कहा गया क्योंकि ये जो 3 नौकरियां हैं भारत में, इन्हें रिक्रूट तो करता है, इन्हें नौकरी पे रखती तो है केंद्र सरकार, इन्हें ट्रेनिंग भी कराती है केंद्र सरकार, इन्हें अगर सर्विस से निकालना है वो भी कराएगी केंद्र सरकार। बट ये नौकरी किसके अधीन करते हैं? ये नौकरी हमेशा करते हैं राज्य सरकारों के अधीन। क्लियर? बाकी हमारे देश में ऐसे तो सर्विसेज बहुत है, ठीक है, बट वो सभी अगर केंद्र सरकार ने उन्हें नियुक्त किया है तो वो पूरे जीवन भर केंद्र सरकार के ही अधीन काम करते हैं। क्लियर? तो ये यहां पर बहुत जरूरी प्रावधान कुछ रखे गए हैं। ठीक, तो यहां पर राज्यसभा की जो स्पेशल पावर है उसमें एक ये स्पेशल पावर आती है। ठीक, अब तीसरी स्पेशल पावर, तीसरी स्पेशल पावर, ठीक है, अगर यहां पर तीसरी पावर की बात की जाए तो ये है आर्टिकल 67। ठीक है, अब ये जो आर्टिकल 67 है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, ये कुछ बहुत छोटे से प्रावधान रखता है। ठीक, आर्टिकल 67 जो है ये कहता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट को हटाए जाने की प्रक्रिया है वो सिर्फ राज्यसभा में ही लाई जा सकती है। ठीक है, अब आप देखो, ये हमारे देश का अकेला संवैधानिक पद है जिसे हटाने के लिए सिर्फ राज्यसभा में शुरुआत कर सकते हैं। ठीक, आप देखिए, प्रेसिडेंट को हटाना है तो दोनों में से किसी भी हाउस में शुरू कर दो। ठीक, प्राइम मिनिस्टर अगर हटेंगे तो कैसे हटेंगे? जब उनकी मेजोरिटी खत्म होगी। क्लियर? और वो मेजोरिटी कहां है? वो लोकसभा में है। क्लियर? बट यहां पर इन्हें जो हटाने के लिए, क्लियर, के प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कैन बी initiated only in
राज्यसभा। क्लियर? तो यहां पर वाइस प्रेसिडेंट को जो हटाए जाने की प्रक्रिया है वो आर्टिकल 67 के अधीन, ठीक है, वो सिर्फ राज्यसभा में ही इनिशिएट की जा सकती है। क्लियर? वो राज्यसभा के अलावा कहीं भी इनिशिएट नहीं हो सकती। ओके, तो ये कुछ जरूरी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर? क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर है आप सभी को? ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है, ये कभी आपको मिस नहीं करना है। क्लियर? ये एक्सेप्शंस है, मतलब ये जो पार्लियामेंट का टॉपिक है ये तो बहुत आसान चीज है, ठीक है, कि कहीं भी इनिशिएट हो जाती है, ठीक है, बट ये जो प्रावधान है, ठीक है, वो सिर्फ यहां पर ही रहते हैं। क्लियर? ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज, ओके, अब सवाल ये उठ सकता है सर कोई ऐसी भी बातें हैं जहां पर लोकसभा और राज्यसभा के पास इक्वल पावर्स है? ओके, इक्वल पावर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है, क्लियर। अब इसमें आप देखते हैं कि इक्वल पावर का मतलब जहां दोनों को बराबरी का अधिकार दे सकते हैं, ठीक है, जैसे अब पहली चीज यहां पर क्या आएगी? ओके, पैसेज ऑफ ऑर्डिनरी बिल्स, ठीक है। अब ये जो ऑर्डिनरी बिल है ये सिर्फ इनिशिएट हो सकता है, ये दोनों में से किसी भी हाउस में लाया जा सकता है, ठीक है। इसके साथ साथ आप यहां पर देखेंगे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ठीक है, ऑर्डिनरी बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ठीक है। इसके साथ साथ आप ये देखेंगे कि जो फाइनेंशियल बिल है टाइप 2 का, वो किसी भी हाउस में इनिशिएट हो सकता है, ठीक है, क्लियर। इसके साथ साथ आप देखेंगे इलेक्शन एंड इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, इलेक्शन एंड इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये भी सिर्फ आपका ये भी आपका दोनों हाउसेस में आ सकता है। क्लियर? ओके, इसके अलावा यहां पर रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना, हाई कोर्ट के जजेस को हटाना, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाना, हाई कोर्ट के जजेस को हटाना, ठीक है। उसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाना, और जो यहां पर आते हैं सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, उन्हें हटाने के लिए भी यहीं पर लाया जा सकता है। क्लियर? ओके, तो ये चार, अच्छा ये कई बार आपके ऑफिस, आप ध्यान रखिएगा कि ये जो चार ऑफिसेज हैं, ठीक है, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जजेस ऑफ हाई कोर्ट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये चार जो संवैधानिक पद हैं, इन पर किसी व्यक्ति को हटाने का जो प्रक्रिया है वो एक जैसी है, ठीक है, क्लियर। अगली चीज यहां पर आती है पैसेज ऑफ, ये यहां लिखता हूं,
पैसेज ऑफ ऑर्डिनेंसेस, ठीक है। तो ऑर्डिनेंस जो है, अध्यादेश जो है, ठीक है, मैं अभी आज इसी सेशन में आपको बताऊंगा ऑर्डिनेंस कैसे पास होते हैं। तो ऑर्डिनेंस जो है उन्हें पास करने के लिए भी दोनों हाउसेस को बराबर पावर दी गई है, ठीक है, क्लियर। इसके अलावा सिलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। तो मिनिस्टर्स जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, ठीक है, वो प्रधानमंत्री जो है, ठीक, इन्हें आप, वो चाहे लोकसभा से भी हो सकते हैं चाहे राज्यसभा के मेंबर। आप देखिए कि अभी नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री हैं तो वो लोकसभा के मेंबर है वाराणसी से, बट उनसे पहले जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो मनमोहन सिंह जी राज्यसभा के मेंबर थे, क्या। तो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल में जो मंत्रियां हैं, ठीक, वो लोकसभा या राज्यसभा किसी के भी मेंबर हो सकते हैं, क्लियर, ओके। अगली चीज यहां पर एक जो बहुत जरूरी है, ठीक, वो है डिस्कशन ओवर द रिपोर्ट्स ओवर द रिपोर्ट्स, ठीक है। अब बहुत ऐसे ऑफिसेज हैं जिन्हें हमारे देश में प्रशासन को देखने के लिए रखा गया है, ठीक है, यूपीएससी, सीएजी, ओके, उनके साथ साथ कुछ और भी संवैधानिक संस्थाएं हैं। तो उनकी जो रिपोर्ट है उन्हें पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में बराबरी से डिस्कस किया जा सकता है, ठीक, ओके। अच्छा, इसके साथ साथ आप ये देखें कि अप्रूवल ऑफ इमरजेंसीज, ठीक है। तो भारत में जो आपातकाल लगाया जाता है, ठीक है, तो वो आपातकाल लगाने का जो अधिकार है वो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के पास है। मतलब जब तक दोनों हाउस पास नहीं करेंगे तब तक वो आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता, ठीक। तो ये जो चीजें हैं वो आपको ध्यान रखनी है कि ये जो पावर्स हैं, ठीक है, ये लोकसभा और राज्यसभा को बराबरी के कुछ अधिकार देती है, ठीक है, क्लियर, ओके। अच्छा, अब अगली जो चीज यहां पर आती है, ठीक है, वो बहुत एक और बहुत जरूरी जो सवाल है जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, ठीक है, स्टेटस ऑफ बिल्स, ओके, स्टेटस ऑफ बिल्स स्टेटस ऑफ बिल्स व्हेन लोकसभा इज डिसॉल्व्ड, ठीक है, जब लोकसभा को भंग कर दिया जाता है, ठीक है, जब लोकसभा को भंग कर दिया जाता है तब स्टेटस ऑफ बिल्स क्या है, ठीक है, तब जो बिल हैं जो प्रस्ताव हैं लोकसभा में उनका क्या होता है, ठीक है, क्लियर, ओके। अब लोकसभा भंग कैसे होती है, मैंने आपको बताया कि जब 5 साल का पूरा टेन्योर खत्म हो जाता है तब, या अगर प्रधानमंत्री एडवाइस कर दे उस स्थिति में किया जा सकता है, क्लियर, ओके। तो जैसे ही लोकसभा भंग होती है, ठीक है, तो जितने बिल्स, जितने भी मोशंस हैं, रिजोल्यूशंस हैं, वो सब भंग हो जाते हैं, ठीक है, क्लियर, ओके। तो ये जो चीजें हैं वो ध्यान रखिए कि यहां पर जब लोकसभा भंग होती है, ठीक है, तब बिल्स की स्थिति क्या होती है, ठीक। इसमें सबसे पहले
पहली चीज समझिएगा कि जितने बिल मोशन पेंडिंग है, रिजोल्यूशन पेंडिंग है, वो सब खत्म हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर, ओके। अब यहां पर कौन कौन से बिल जो हैं ऐसे बिल्स जो लैप्स हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे बिल जो लैप्स हो जाएंगे मतलब रद्द हो जाएंगे, जैसे ही लोकसभा भंग हुई उनका भी जो समय सीमा है वो खत्म हुई। ठीक, तो इसमें सबसे पहले ऑल बिल्स पेंडिंग इन लोकसभा, ठीक है, ऑल बिल्स पेंडिंग इन लोकसभा। अब कोई भी बिल जो पेंडिंग है, पेंडिंग का मतलब कि अभी लोकसभा से पास नहीं हुआ है, ठीक है, तो ये जो बिल है ये लैप्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पहले मैं वो बता रहा हूं कि वो बिल जो लैप्स हो जाएंगे, क्लियर। सो ऑल बिल्स पेंडिंग इन लोकसभा वेदर ओरिजिनेटेड इन लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। अब चाहे वो लोकसभा में ओरिजिनेट हो रहे हो या फिर वो राज्यसभा में ओरिजिनेट हो रहे हो, मतलब उन्हें प्रस्तावित कहीं भी किया गया हो, वो भंग हो जाएंगे, क्लियर, ओके। ठीक, दूसरी चीज, एनी बिल, ओके, कोई भी ऐसा बिल विच इज पास्ड बाय लोकसभा बट पेंडिंग इन राज्यसभा, एनी बिल passed by Lok Sabha बट पेंडिंग इन राज्यसभा, मतलब लोकसभा ने पास कर दिया है पर अभी तक राज्यसभा के द्वारा पास नहीं किया गया है, वो बिल भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, ओके। तो ये दो बहुत जरूरी प्रकार हैं, ठीक है, जो आपको ध्यान रखने हैं कि ये लैप्स हो जाएंगे, ओके। इसके अलावा एनी बिल, ओके, यहां पर आप ये देखेंगे कि कोई भी बिल जो सिर्फ अभी लोकसभा में भी पेंडिंग है वो भी बिल लैप्स हो जाएगा, क्लियर, ओके। अब दूसरी चीज आती है बिल्स दैट डू नॉट लैप्स, ठीक है, ऐसे बिल जो लैप्स नहीं होते, ठीक है। अब ऐसे बिल में आप ये देखेंगे कि कौन से बिल लैप्स नहीं होंगे। उसमें पहला, एनी बिल पास्ड बाय राज्यसभा बट पेंडिंग इन लोकसभा, ठीक है, ऐसा बिल जो राज्यसभा में लाया गया, राज्यसभा ने पास कर दिया पर अभी लोकसभा से पास नहीं हुआ है, वो बिल भी लैप्स नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, एनी बिल passed by both houses, okay, any bill passed by both houses but awaiting प्रेसिडेंट्स एसेंट, ठीक है, ऐसा बिल जो दोनों हाउसेज ने पास कर दिया पर अभी राष्ट्रपति ने उसे पास नहीं किया है, वो बिल भी लैप्स नहीं होगा, ठीक है, क्लियर।
नेक्स्ट, एनी बिल passed by both houses but returned by president for reconsideration। ठीक है, ऐसा बिल जो दोनों हाउसेस ने पास कर दिया था, पर राष्ट्रपति ने उस पर अपना कर दिया सस्पेंसिव वीटो। उन्होंने वो बिल वापस भेजा पार्लियामेंट के पास कि आप उसे दोबारा एक बार देखिए, और जब वो बिल वापस भेजा गया उतने में ही लोकसभा रद्द हो गई। ठीक है, भंग हो गई। क्लियर? नेक्स्ट, एनी बिल passed any bill which is not passed due to deadlock। डेडलॉक का मतलब डिसएग्रीमेंट, between houses। okay, disagreement between houses and the president has notified joint sitting। ठीक है, प्रेसिडेंट जो है उन्होंने जॉइंट सिटिंग नोटिफाई कर दी है। क्लियर? कि प्रेसिडेंट जो है उन्होंने जॉइंट सिटिंग नोटिफाई कर दी है इसे लोकसभा के भंग होने से पहले। ठीक है, तो ऐसा बिल भी लैप्स नहीं होगा। ठीक है, एक बार आप लोग ये बिल्स देखिए और मुझे बताइए इसमें कोई डाउट। ये श्योर शॉर्ट सवाल है, चाहे सिविल सर्विस हो, सब में आता है। बताइए। बताओ भाई। ये एक बार ध्यान से देखो क्योंकि एग्जाम में ना ये बहुत एक श्योर क्वेश्चन है। ओके, ठीक है, चलो। अब इसमें ये तो मैंने आपको सारे वो स्टेटस बताए कि जिसमें बिल्स का क्या होगा। ठीक है, अब यहां पर अगर हम और जनरल देखते हैं, लैप्स होने वाले में और कौन कौन से होंगे। ठीक है, और इन जनरल अगर हम देखें लैप्स, ठीक है, कि ऑल बिल्स ओरिजिनेटेड इन लोकसभा एंड पेंडिंग बिफोर लोकसभा। ठीक है, ऑल बिल्स ओरिजिनेटेड इन लोकसभा एंड पेंडिंग बिफोर लोकसभा। ठीक, क्लियर? तो वो भी बिल नहीं होगा। क्लियर? ठीक, ओके। अच्छा, अब एक और सवाल कई बार आ जाता है कि सर बिल तो आपस में भी रिटर्न किए जाते हैं। ठीक है, तो कोई भी ऐसा बिल जो राज्यसभा में ओरिजिनेट हुआ था, ठीक है, क्लियर, कि यहां पर अब एक और कैटेगरी में आपको बताता हूं कि ऐसा बिल जो राज्यसभा में लाया गया था वो भी लैप्स हो सकता है। कैसे? ठीक है, ऑल बिल्स
ओरिजिनेटेड इन राज्यसभा एंड रिटर्न्ड टू राज्यसभा बाय लोकसभा। ठीक है, बिल्स ओरिजिनेटेड इन राज्यसभा, ओके, बट रिटर्न्ड टू राज्यसभा बाय लोकसभा विद अमेंडमेंट्स। ठीक है, विद अमेंडमेंट्स मतलब बिल पास हो गया था, लोकसभा के पास गया, लोकसभा ने कहा नहीं बिल हमें मंजूर नहीं है जब तक आप ये चेंज ना करो। ठीक है, एंड द बिल इज स्टिल पेंडिंग इन राज्यसभा। ठीक है, तो अब आप देखो कि ऐसा बिल जो एक बार राज्यसभा ने पास कर दिया था, पर फिर जब लोकसभा के पास गया, लोकसभा ने कहा नहीं ये चेंजेस करो, पर चेंजेस के बाद जब आया राज्यसभा के पास तो उसे पास करने से पहले ही लोकसभा डिसॉल्व हो गई थी। ठीक, तो ऐसे केस में ये बिल भी डिसॉल्व हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, ये देखो कोई डाउट इन चीजों में हो तो बताइए। ठीक है, इन चीजों में कोई डाउट हो, क्योंकि ये वो टॉपिक्स हैं जहां से ना आपको श्योर शॉर्ट एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज जो टॉपिक है, अभी तक हमने पूरा पार्लियामेंट समझा। ठीक है, बट पार्लियामेंट समझने के बाद यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि कैसे ये कुछ स्पेशल चीजें हैं, ठीक है, जो रखी गई हैं। ठीक, अच्छा, अब एक और अगर हम देखते हैं, राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल। ठीक है, अब पार्लियामेंट में यहां पर जो भी मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, और जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, आर्टिकल 76 में जो ये उन्हें कहा गया है, ठीक है, उनने क्या अधिकार है, ठीक है, दे हैव राइट टू पार्टिसिपेट इन प्रोसीडिंग्स ऑफ बोथ हाउसेस but can only vote in the house they have membership। ठीक है, तो यहां पर जो अटॉर्नी जनरल है और जो मिनिस्टर्स हैं सारे, उन्हें यह अधिकार है कि वो किसी भी हाउस में जाकर बैठ सकते हैं उसकी प्रोसीडिंग्स में। ठीक है, पर किसी मुद्दे पर वो वोट उसी हाउस में करेंगे जिस हाउस के वो खुद मेंबर हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा अधिकार है। ठीक है, क्लियर? तो ये प्रोसीडिंग में बात करेंगे। ठीक है, क्लियर? तो ये मिनिस्टर्स को ये अधिकार रखा गया है। ठीक है, अच्छा, यहां पर एनी इंडिविजुअल कैन रिमेन अ मिनिस्टर without being a member either house
फॉर मैक्सिमम 6 मंथ्स। ठीक है, एक व्यक्ति जो है वो मिनिस्टर रह सकता है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, 6 महीने के लिए बिना किसी हाउस, लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर बने बिना। पर 6 महीने से पहले उसे मेंबरशिप लेनी पड़ेगी दोनों में से किसी भी एक हाउस की, उसका उसे मेंबर बनना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है जो यहां पर मिनिस्टर्स को दिए गए हैं। ठीक है, क्लियर। ये बेसिक बेसिक जो कंसेप्ट है ये आप समझते रहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ना, अब आप लोग देखते हैं रिसेंटली एग्जाम में ना यही कुछ ऐसी चीजें हैं जो एग्जाम में पूछ ली जाती है। ठीक, क्लियर। चलिए, अब इसके बाद यहां पर अगर अगली चीज हम लोग देखते हैं, ठीक है, अभी तक हमने सारा जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, बजट वजट, ये सारी चीजें हमने देख ली। ठीक है, बट यहां पर आप लोग देखते हैं कि कई बार कुछ और ऐसी चीजें, अच्छा आप लोगों को आई होप ध्यान है, मैंने कल बजट से जुड़ी हुई ना ग्रांट, क्रेडिट, कट मोशन, ये भी सारी चीजें बता दी थी। ठीक है, अच्छा, तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि बेसिकली ये जो क्या अधिकार है, किस हाउस को कैसे किस प्रकार का जो अधिकार है वो दिया गया। ठीक है, इनकी जो पावर्स हैं वो हमने देख ली कि दोनों हाउसेस को किस प्रकार की पावर्स जो है वो दी गई। ठीक है, अच्छा, अब आप लोगों के एग्जाम में, ठीक है, कुछ और कई बार ना कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से सवाल पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, और वो है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। ठीक है, तो अभी तो हमने ये देखा कि राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स, अटॉर्नी जनरल जो है इन्हें क्या अधिकार दिए गए। ठीक है, उसके अलावा कुछ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस भी हैं। ठीक है, जो पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं उन्हें सभी को दी जाती है। ठीक है, ओके, अब ये जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, ओके, अब ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या होती हैं। ठीक है, इनमें आप लोग देखिए कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का मतलब है कि जो अधिकार, ठीक है, सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को दिए जाते हैं। ठीक, अब इनमें कुछ प्रिविलेजेस दी जाती हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं कलेक्टिव प्रिविलेजेस। क्लियर, तो जो सभी मेंबर्स जो हैं उन्हें दी जाती है। ठीक है, क्लियर। अब यहां पर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस कलेक्टिवली पूरे पार्लियामेंट को दी जाती है। ठीक है, वो क्या है, पार्लियामेंट हैज राइट टू पब्लिश इट्स रिपोर्ट्स। क्लियर, पार्लियामेंट के पास अधिकार है कि वो अपनी जो रिपोर्ट्स हैं उन्हें पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, दे कैन कंडक्ट सीक्रेट सिटिंग्स। सीक्रेट सिटिंग्स का मतलब है कि किसी प्रकार से जो आउटसाइडर्स हैं, ठीक है, उन्हें सेशन में पार्टिसिपेट करने से मना कर सकते हैं। ठीक है, उन्हें सेशन में पार्टिसिपेट करने से मना कर सकते हैं वो। ठीक, अगली चीज यहां पर आप ये देख सकते हैं कि सीक्रेट सिटिंग में अगर वो चाहे तो मीडिया कवरेज भी बंद कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहां पर दे कैन मेक देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, अपने जो रूल रेगुलेशन है वो भी ये खुद बना सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ यहां पर पार्लियामेंट जो है इट कैन पनिश फॉर इट्स कॉन्टेम्प्ट। ठीक है, पार्लियामेंट जो है अपने कॉन्टेम्प्ट के लिए भी पनिश कर सकता है। ठीक है, कि किसी ने अगर पार्लियामेंट का जो डिस्कशन है या पार्लियामेंट के आदेशों की अवहेलना करी है, पार्लियामेंट के किसी प्रकार से उसकी रेपुटेशन के अगेंस्ट गए हैं, तो पार्लियामेंट इसमें भी पनिश कर सकता है। ठीक है, क्लियर। इसके साथ साथ आप ये देख सकते हैं इट कैन कंडक्ट इंक्वायरीज। ठीक है, पार्लियामेंट को अधिकार है कि वो किसी भी प्रकार से यहां पर इंक्वायरी जो है वो कर सकते हैं। क्लियर, ओके।
अच्छा, अब आप देखिए कि कुछ आती हैं इंडिविजुअल प्रिविलेजेस। ठीक है, इंडिविजुअल प्रिविलेजेस मतलब कि एक सिंगल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को क्या अधिकार दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखिए कैन नॉट बी अरेस्टेड, ओके, 40 days बिफोर सेशन, ठीक है, ड्यूरिंग सेशन एंड 40 days आफ्टर दी सेशन। ठीक है, कोई भी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है उससे 40 दिन पहले उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते, सेशन के दौरान गिरफ्तार नहीं कर सकते, और 40 दिन बाद नहीं कर सकते। ठीक है, इन सिविल केसेस ओनली। ठीक है, सिविल केसेस में, सिविल केसेस का मतलब है कि कोई केस मैरिज का हो, कोई केस डिवोर्स का हो, एडॉप्शन का हो, ठीक है, इनहेरिटेंस का हो, उसमें। क्रिमिनल केसेस में नहीं है ये। ठीक है, अगर किसी ने, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने क्राइम कर दिया, क्रिमिनल ऑफेंस कर दिया है, तो उसे सेशन के दौरान 40 दिन पहले बाद में हर जगह कर सकते हैं। ठीक है, अगला आता है ऑल एमपीज हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच विद इन दी हाउस, ओके, इनसाइड हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। क्लियर, तो कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा और राज्यसभा के अंदर वो कुछ भी कह सकता है। ठीक है, और उसने जो भी कुछ कहा है या किया है उसके ऊपर कोई कोर्ट भी एक्शन नहीं ले सकता। क्लियर, तो इस प्रकार से ये चीजें, अगर उसने वोट डाला है किसी मुद्दे पर, किसी चीज के खिलाफ कुछ बोला, उन्हें कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। ठीक है, क्लियर, इसके साथ साथ they are exempted from jury service, okay, during the session। क्लियर, अब ज्यूरी सर्विस का क्या मतलब है? ज्यूरी सर्विस का मतलब है कि ऐसी कोई भी परिस्थिति, ठीक है, जहां पर उन्हें कोर्ट में बुलाया जा सकता है किसी दूसरे किसी केस में विटनेस के तौर पर, गवाह देने के लिए, ठीक है, तो वो वहां पर मना कर सकते हैं। ठीक है, तो ज्यूरी सर्विस मींस कि कोर्ट में उन्हें किसी केस में, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं है, बट उसमें किसी प्रकार से अगर उन्हें विटनेस के तौर पर, गवाही देने के लिए अगर बुलाया जाए, तो वो मना कर सकते हैं सेशन के दौरान कि अभी तो हम नहीं आ सकते। ठीक है, अब ये जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 105 में मेंशन की गई है। ठीक है, और इसके साथ साथ पार्लियामेंट ने अपने लिए जो अपने कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैं उसमें भी ये प्रावधान बनाए हैं। ठीक है, तो ये कुछ बहुत जरूरी प्रोविजंस हैं जो लाए गए हैं। ठीक, क्लियर, तो ये पूरा जो ओवरऑल अभी तक मैंने डिस्कस किया, ये था आपका टॉपिक ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, अगले सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे पार्लियामेंट्री कमिटीज। ठीक है, पार्लियामेंट्री कमिटीज जो बनाई जाती हैं, कैसे पार्लियामेंट्री कमिटी काम करते हैं, क्योंकि ये पार्लियामेंट्री कमिटी जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर, ठीक है, चलिए, तो ये पार्लियामेंट्री कमिटीज, पार्लियामेंट में और क्या फोरम्स बनाए जाते हैं, दीज आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी विल बी डिस्कसिंग देम इन द नेक्स्ट सेशन। क्लियर, किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट हो इस टॉपिक में तो प्लीज बताइए। बताओ भाई।
कोई डाउट हो आपको किसी प्रकार का, ये जो टॉपिक है इसमें कोई ऐसी चीज हो जो आपको समझ ना आई हो? बताओ भाई, कोई डाउट, कोई शक या सवाल? क्लियर है? चलिए, तो आज के इस सेशन में इतना ही। अब पार्लियामेंट का जो अगला टॉपिक होगा, ठीक है, मैं आपको अभी बता देता हूं। नेक्स्ट टॉपिक है जो कल के सेशन में हम करेंगे, पार्लियामेंट्री कमिटीज। ठीक है, अब ये जो पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं, ठीक है, इन्हें इनमें मेंबर्स कैसे होते हैं, कौन पूछा जाता है, कैसे इलेक्ट होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, तो भाई आज के इस सेशन में इतना ही। अगले सेशन में मिलेंगे, डिटेल में नया टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर? चलिए, सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।